नमस्कार। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने फोन पर फिर से चुने जाने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों के हितों का ध्यान रखने के लिए न्यूजीलैंड के पीएम का जताया आभार। भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोहराई प्रतिबद्धता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में विधानसभा चुनाव मिशन का किया शंखनाद। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए बोले अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में नक्सलवाद मुक्त हुआ झारखंड। प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में भाजपा सरकार बनाने का ठोका दावा। एनटीए ने अपलोड किए नीट यूजी का रिजल्ट। शहर और सेंटर वाइज रिजल्ट वेबसाइट पर जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया परिणाम। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन के बाद देशव्यापी कर्फ्यू। भारतीय नागरिकों की घर वापसी में भारतीय उच्चायोग सक्रिय। 978 भारतीय छात्र लौटे स्वदेश। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दोहराई भारतीय छात्रों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता। गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। दक्षिण कन्नड़ में बाढ़ से हाल बेहाल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। दिए खास चौकसी बरतने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां यूपी सरकार के जिस फैसले का विरोध कर रही हैं, उसे लेकर सोशल मीडिया पर विश्लेषक से लेकर यूजर्स सरकार का समर्थन कर विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल यूपी की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार में नेम प्लेट लगाने का कानून लागू हुआ था और यूपीए सरकार ने इस बिल को पास किया था। ये नियम 2006 में ही बनाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि सभी दुकानदारों, ढाबा मालिकों को अपने नाम के साथ साथ पता और लाइसेंस नंबर भी लगाना चाहिए। जब ये आदेश हुआ था तो उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए अखबार की कटिंग शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि यह कानून साल 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने लागू किया था। और अमित मालविया ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा खान पान व्यवसाय के लिए बनाए नियमों को मात्र लागू कर रही है और इसको लेकर सब लोग उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि कठिन एवं पवित्र धार्मिक कांवड़ यात्रा की आस्था की शुचिता और सुरक्षा के बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। कठिन एवं पवित्र धार्मिक यात्रा की आस्था की शुचिता एवं सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए उठाया गया यूपी सरकार का कदम सराहनीय है। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर खिलवाड़ एवं राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। वो धार्मिक यात्रा है, उस पर बयानबाजी बंद करें।
और उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रही है। अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में ऐसा नोटिफिकेशन निकाला गया था, बीजेपी की सरकार में भी निकाला गया। इट्स ए रूटीन एक्सरसाइज। और ये ऐसा नहीं कि कांवड़ यात्रा के समय आपको ये नाम लिख के रखना पड़ेगा, थ्रू आउट द ईयर आपको नाम लिख के रखना पड़ेगा। ये हमारे एक्ट में कहता है कि आपको लिख के रखना चाहिए। और नाम में अगर कोई रिलीजन ढूंढ रहा है तो हमारा ऑपोजिशन ढूंढ रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। और इसी बीच यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही नियम बनाया है। पेट्रोल, डीजल, स्टैम्प ड्यूटी, मिल्क, एवरीथिंग राइस इन. So once again they started to put the taxes of cinema theaters, OTT, something. Means this government is become pauper government. So there is no money. So that's why generating money. Generating, yes, they are generating the money. Already they are started. Now they started in OTT. तो राज्य में बढ़ रहे दामों को लेकर सरकार ने इस पर आपत्ति जलाई है। चुनाव में खटाखट का नारा देकर सत्ता में आने वाली कर्नाटक की कांग्रेस सरकार आम जनता पर महंगाई के बम खटाखट गिरा रही है और इसको लेकर भाजपा राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर है। दरअसल राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल के बाद अब मूवी टिकट और OTT सब्सक्रिप्शन पर 2% सेस लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। और बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसा में मृतकों की आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार एजेंसी AFP ने पुलिस महकमे और अस्पतालों के हवाले से बताया है कि इस हफ्ते अब तक कम से कम 115 लोग मारे जा चुके हैं। राजधानी ढाका और आसपास के जिलों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस के अनुसार हिंसक प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस बूथों में आग लगा दी और साथ ही सरकारी इमारतें लूटी गई हैं और फूंक दी गई हैं। हालात को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कर्फ्यू आज आधी रात से प्रभावी होगा। कानूनी व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण के लिए सेना भी बुलाई गई है और इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्पेन और ब्राजील की अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी है। वहीं बांग्लादेश में नौकरी में आरक्षण के खिलाफ हो रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायुक्त के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में नौकरी में आरक्षण के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने चिंताजनक विषय बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार अपने छात्रों को सुरक्षित घर वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। कि हमेशा जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम्स हो, वो सुननी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि बांग्लादेश की जो सरकार है, कई बार से सरकार बनी है, वहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बहुत ही अनुभवी प्रधानमंत्री हैं। लोगों का जनमत उनको एक बार नहीं कई बार प्राप्त हो चुका है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारे भारतीय नागरिक या बच्चे हैं उनको सुरक्षित यहाँ लाया जाएगा। उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। और बांग्लादेश में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय नागरिकों की घर वापसी में भारतीय उच्चायोग लगातार सहायता कर रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक 978 भारतीय छात्र वापस भारत लौट आए हैं। भारतीय उच्चायोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में बचे 4000 से अधिक छात्रों के साथ नियमित संपर्क में है और आवश्यक सहायता प्रदान कर रही हैं। नेपाल और भूटान के छात्रों को भी अनुरोध पर भारत में प्रवेश करने में सहायता की गई है। राष्ट्रीय
परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी 2024 के लिए सेंटर वाइज और सिटी वाइज परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए को शहर और केंद्र प्रारूप में नीट यूजी 2024 परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था और इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत में आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को उनके फिर से हुई जीत पर हार्दिक बधाई दी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को उनके फोन करने और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई गई, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों से लोगों के संबंधों में निहित है। न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और भलाई के प्रति उनके प्रयासों की सराहना करता हूं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं। रांची पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन किया, जिसके बाद गृह मंत्री भाजपा की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ पहुंचे। गृह मंत्री के सभा स्थल पर पहुंचने पर बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने उनका स्वागत किया। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अमित शाह ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है। अगर देश भर में सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा। कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों को लेकर आगे बढ़ती है, हेमंत सोरेन भी आगे। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, 40 करोड़ का शराब घोटाला और हजारों करोड़ का ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला। एक घोटाला करने वाली सरकार है, ये वादा खिलाफी करने वाली। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जेहाद, लव जेहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने झारखंड में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। इस चुनाव में हम 9 सीटें तो जीते हैं, मगर इसके साथ साथ 52 सीटों पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड की सरकार ने किया है। 81 में से 52 सीटें, उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है। भाई जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? मैं आज बताकर जाता हूं, कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो, दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। झारखंड आज तबाही और बर्बादी की तरफ है। जेएमएम का मतलब हो गया है झारखंड मिटाओ मोर्चा। जेएमएम का मतलब है जमीन माफिया, मर्डर माफिया और माइनिंग माफिया। कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन ने क्या दिया? हेमंत सोरेन ने क्या दिया? झारखंड में 4 साल में हत्याएं 7,812 हत्या हेमंत सोरेन ने दिए। 7,115 बलात्कार, अपहरण 6,937। आज झारखंड प्रथम है तो अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में हेमंत सोरेन तुमने झारखंड को प्रथम बना दिया। दिल्ली में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में पोर्टल और दिशा निर्देश के शुभारंभ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन हर व्यक्ति को सशक्त बनाना है। सशक्तिकरण का मतलब है कि कोई भी काम अच्छे तरीके से करें, प्रशिक्षित तरीके से करें। मंत्री मोदी जी का जो सपना है कि हम हर व्यक्ति को सशक्त करें, तो सशक्त करने का मतलब क्या है? सशक्त करने का मतलब है जो वो कार्य कर रहा है वह अच्छे तरीके से करे, ट्रेंड तरीके से करे। और ट्रेंड और अनट्रेंड, स्किल्ड और अनस्किल्ड में बड़ा अंतर होता है। जब हम ट्रेंड हो जाते हैं तो हम बहुत अच्छा अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, इसका उसमें से हमको लाभ मिलता है। इसलिए मैं आपसे यह भी कहूंगा, अब आपको 1350 लोग आए हैं, आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा और वह सर्टिफिकेशन आपके दुकान के लिए एक असरदार प्रमाण पत्र भी बनता है। और यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और कृषिविद कमला पुजारी का 73 वर्ष की उम्र में उड़ीसा के कटक में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि प्रख्यात कृषिविद श्रीमती कमला पुजारी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उन्हें धान और अन्य फसलों के लुप्त प्राय और दुर्लभ बीजों को संरक्षित करने के लिए उनकी प्रेरक पहल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कई किसानों, खासकर महिला किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा दिया। जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान को याद किया जाएगा। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण देश भर में उड़ान संचालन पर गंभीर असर पड़ने के एक दिन बाद आज नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी हुए एक नोट को नागर विमानन मंत्री किंचरापू राम मोहन नायडू ने अपने सोशल मीडिया मंच X पर शेयर किया। नोटिस के अनुसार रात 3 बजे से सभी हवाई अड्डों पर एयरलाइन सिस्टम सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया है। उड़ान संचालन अब सुचारू रूप से चल रहा है और कल के व्यवधान के कारण बैकलॉग है और इसे धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज दोपहर तक सभी मुद्दे सुलझ जाएंगे। हवाई अड्डों पर संचालन की लगातार निगरानी की जा रही है और एयरलाइंस के साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये यात्रा समायोजन और रिफंड का ध्यान रखा जाए। मंत्रालय ने धैर्य रखने के लिए लोगों का धन्यवाद किया है। भारत सरकार का रसायन और उर्वरक मंत्रालय फिक्की के साथ मिलकर इंडिया केम 2024 के 13वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। अक्टूबर में मुंबई में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम एशिया प्रशांत क्षेत्र में उद्योग के सबसे बड़े समग्र कार्यक्रमों में से एक है।
इंडिया कैम सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पेट्रोकेमिकल उद्योग को प्रोत्साहन देने के साथ साथ दुनिया के रासायनिक उद्योगों से जुड़ी हुई कंपनियों को एक मंच पर लाना है और साथ ही सम्मेलन में आयोजित प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए भारत में उद्योग की आत्मनिर्भरता को भी सुनिश्चित करना है। आगामी इंडिया केम सम्मेलन को लेकर आज लॉन्च और समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने की। कार्यक्रम में केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ फिक्की के सदस्यों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने इस सम्मेलन की जानकारी देते हुए कहा कि ये आयोजन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को एक साथ एक मंच पर बैठकर बातचीत करने का एक बड़ा मौका प्रदान करता है। Our CPET has been implementing skill development and training programs to provide a skilled workforce suitable to the increasing requirements of the industry. These measures aim to boost growth, enhance competitiveness, ensure sustainability, attract investment, and they reflect the government's commitment to transforming India into a global manufacturing hub for the chemicals. केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत सरकार अपनी कारोबारी सुगमता संबंधी नीतियों और प्रोत्साहनों के साथ वैश्विक निवेशकों के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम प्रदान कर रहा है। आगामी वैश्विक कार्यक्रम भारत को रसायन क्षेत्र में निवेशकों और हितधारकों के लिए एक अनुकूल मंच के रूप में प्रदर्शित करेगा। This is a sector which is very important, very vital for the overall economic growth of the country, and it's like a backbone which supports many other industries like textiles, automobiles, agriculture. So the importance of this sector can never be understated. Today, the Indian chemical industry is valued at $220 billion. As we saw during the course of the presentation, it is expected to reach around $300 billion by the year 2025 and reach $1 trillion by the year 2040. और इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयोजन क्षेत्र में सतत विकास के लिए जबरदस्त क्षमता और सहायक सरकारी नीतियों का प्रदर्शन करेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि हम हर व्यक्ति को सशक्त करें, तो सशक्त करने का मतलब क्या है? सशक्त करने का मतलब है जो वो कार्य कर रहा है वह अच्छे तरीके से करे, ट्रेंड तरीके से करे, और ट्रेंड और अनट्रेंड, स्किल्ड और अनस्किल्ड में बड़ा अंतर होता है। जब हम ट्रेंड हो जाते हैं तो हम बहुत अच्छा अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, इसका उसमें से हमको लाभ मिलता है। इसलिए मैं आपसे यह भी कहूंगा, अब आपको 1350 लोग आए हैं, आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा और वह सर्टिफिकेशन आपके दुकान के लिए एक असरदार प्रमाण पत्र भी बनता है। और प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन के मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पनवार को हिरासत में लिया है। सुरेंद्र पनवार को ईडी ने देर रात हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम विधायक को अंबाला ले जा रही है। पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े मामले में सुरेंद्र पनवार यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और इसके बाद ईडी पनवार के घर से कई दस्तावेज लेकर गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि ये लोग बहुत चालाक हैं। अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरीज वाला आहार ले रहे हैं। वो लोगों की हमदर्दी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बहुत ही शातिर दिमाग हैं और जानबूझ के कम कैलोरी वाली डाइट का सेवन कर रहे हैं। बाकायदा इनके लिए डायबिटीज़ 2 के अनुसार एक मेडिकल प्लान और एक हेल्थ चार्ट बनाया गया है, लेकिन जानबूझ के उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये बात तब पता चली जब इसके बारे में मालूमात हासिल की, जब एलजी साहब ने इसको लेकर बहुत ही चिंता व्यक्त की। तो ये कुछ भी कर सकते हैं हमदर्दी पाने के लिए
और लोगों के सामने विक्टिम कार्ड खेलने के लिए केजरीवाल जी कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं। और संयुक्त अरब अमारात ने अल माया सुपरमार्केट ने देश में अपने सभी आउटलेट्स पर भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने की घोषणा की है। अल माया सुपरमार्केट में यूपीआई से लेन देन की शुरुआत दुबई में भारत के उप महावाणिज्य दूत यतिन पटेल की उपस्थिति में हुआ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अपने अपने देशों के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम यूपीआई और AANI को एक करने के साथ साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत की। निवेश से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की जरूरतों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी सुझावों का ध्यान रखा है और लंदन में शुक्रवार रात प्रवासी भारतीयों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय ने देश और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में योगदान देकर भारत को गौरवान्वित किया है और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाया है। और गुजरात के कई क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और यात्रा धाम द्वारका में भी भारी बारिश हुई है। आज सुबह से ही अब तक द्वारका में 6.5 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है और यात्रा धाम द्वारका में हर जगह पानी भर जाने से प्रशासनिक व्यवस्था भी संकट में है। और इसके अलावा द्वारका के रुपेण बंदर में NDRF की एक टीम तैनात कर दी गई है। और आज के इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को अब अनुमति दें। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।